नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल व्हाट्सएप करें, नाम भेजें, शहर का नाम भेजें और फिर कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। कोई भी सवाल भेजें, बिना नाम के नहीं भेजें। आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी सवाल भेजने का आपके पास विकल्प है। और आपके सवालों के जवाब देंगे रवि देवरा हैं हमारे साथ कुंवरजी ग्रुप से, बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आज हम बात करेंगे खाने तेल की। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं। हमारे साथ संजीव कुमार अस्थाना हैं, पतंजलि फूड्स के CEO हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा संजीव कुमार जी, पाम तेल को लेकर सरकार की लगातार कोशिश यही है कि पाम तेल पर इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जाए, इसलिए आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है, प्लांटेशन की क्या स्थिति है और कब तक प्लांटेशन इस स्थिति में होगा कि हमारी निर्भरता इंपोर्ट पर काफ़ी हद तक कम हो जाए, और क्या एडिशन आप लोग आने वाले समय में करने वाले हैं, पतंजलि फूड्स क्या करने वाली है प्लांटेशन को लेकर? हम लोगों ने 5 लाख हेक्टेयर को एडिशनल प्लांटेशंस का एक लक्ष्य बनाया है अपने सामने अगले 5 साल में। उसके तहत आपको मालूम है, जैसे एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि बिटवीन स्प्राउट का इंपोर्ट्स और नर्सरी में ग्रोइंग एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन जो फार्मर्स को किया जाता है। तो इस साल जैसे हमारा प्लान है कि करीब 10,000 हेक्टेयर ऐड करेंगे। जैसे अगर मैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बोलूं आपको, तो वो जैसे 4,500 हेक्टेयर था, इस साल हमारा 10,000 हेक्टेयर ऐड होगा। लेकिन अगले साल से 25,000 होगा, उसके अगले साल करीब 1.25 लाख हेक्टेयर ऐड करेंगे जब हमारा सारा स्प्राउट्स और वो आना शुरू हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस है कंपनी के लिए और देश के लिए भी, कि 5 लाख हेक्टेयर में हमारा एस्टिमेशन अनुमान है कि नियरली 10 लाख टन का तेल का पाम ऑयल का इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हो सकता है। तो वो पूरा कंस्ट्रक्ट ऑफ कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का ग्रोथ और पूरा प्रोफाइल ही रिकैलिब्रेट हो जाएगा। लेकिन वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा करीब 3 साल के बाद से, और उसका रियल इम्पैक्ट होगा करीब 5 साल के बाद से। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उसके आपने बेसिस पे अस्थाना काम साहब, कार्य काफी तेजी से चल रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि पाम तेल जो प्लांटेशन है उसके फ्रूट्स आने में और फिर हार्वेस्टिंग तक काफ़ी समय लगता है। तो अगर पूरी तरह से उसका फ़ायदा मिलने में अभी 2-3 साल का वक्त लगेगा, फिर हमारी इंपोर्ट पर धीरे धीरे निर्भरता कम होगी। और इंपोर्ट के लिहाज से क्योंकि पाम तेल काफ़ी अहम है, क्योंकि कुल पाम तेल इंपोर्ट में 55 से 60% से पाम तेल की हिस्सेदारी है। इस वजह से ये काफ़ी अहम कदम है पतंजलि फूड की तरफ से। अस्थाना साहब, अब आपसे मेरा सवाल होगा, कुल ऑयल फार्म की अगर बात करें तो वहाँ पर प्लांटेशन की क्या स्थिति है, कितना कुछ हो रखा है और आगे बाकी और क्या तैयारी आप लोगों की चल रही है? जैसे रेवेन्यू तो ऑलरेडी हमारा करीब 700 करोड़ का है ऑयल पाम के बिजनेस का अभी से भी। ओके। हम लोग करीब 59,000 हेक्टेयर पे 8 स्टेट्स में ऑलरेडी प्लांटेशन है, वो मेच्योर प्लांटेशन है और हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस हमारा। करीब जैसे पिछले साल नियरली हमारा 225 करोड़ का उसमें मार्जिन था। इस साल हमारा एक्सपेक्टेशन है कि मार्जिन उतना ही रहेगा या उससे इम्प्रूव होगा। तो हमारा वो बिजनेस बहुत मेच्योर्ड है। हम लोग ओल्डेस्ट प्लेयर्स हैं इन ऑयल पाम प्लांटेशन। अब हम लोग जो बात करें कि उसके ऊपर ग्रोथ का, तो ये वाला जो न्यू सेट ऑफ प्लांटेशन का जो अंडर न्यू प्रोग्राम चल रहा है, इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट तो करीब आपको 4 साल से 5 साल के बाद ही दिखेगा। लेकिन वो एग्जिस्टिंग प्लांटेशन का जो प्लांट जो मेच्योरिटी में आ रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है हमारा ईयर ऑन ईयर। ओके ओके, यानी एक अच्छा कदम है पतंजलि फूड्स की तरफ से, जिस तरह से इनका फोकस है प्लांटेशन पे और खास करके पाम तेल प्लांटेशन पे। इसका आने वाले समय में फ़ायदा दिखाई देगा। और जिस तरह से बड़ी तैयारी चल रही है पतंजलि फूड्स की कि 5 लाख हेक्टेयर में 10 लाख टन पाम तेल उत्पादन की संभावना जताई जा रही है, तो डेफिनेटली आने वाले समय में हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे बाहर के देशों पे पाम तेल इंपोर्ट को लेकर। एक बड़ा कदम यहाँ पर घरेलू कंपनियों की तरफ से भी उठाया जा रहा है। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, आज वक्त कम है। चलिए लेकिन वायदा बाजार की बात कर लेते हैं। हमारे साथ बीरेन वकील साहब और रवि देवरा दोनों बने हुए हैं। बीरेन सर, आपसे मेरा सवाल अब वायदा बाजार को लेकर होगा। गोल्ड और सिल्वर को लेकर सबसे पहले आपसे बात होगी। यहाँ पर अब धीरे धीरे रिकवरी लौट रही है। शाम के सत्र में क्या ये रिकवरी तेज हो सकती है? ये सही समय आपको लग रहा है एंट्री करने का खरीदारी के लिहाज से?
वैसे आज हॉलीडे है तो हॉलीवुड देखा गया है, बट फिर भी सिल्वर में रिस्क ऑन मोड वापस आया है। काफ़ी समय के बाद इसमें रिकवरी देखी गई है और भी शायद देखेंगे हम। 3-4 दिन के नज़रिए से मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इसमें 58,000 के आसपास मैं बाई प्रेफर करूँगा। 57,300 का स्टॉप लॉस रहेगा। नियर टर्म टारगेट 1-2 दिन के लिए 59,200 का रख सकते हैं। गोइंग फॉरवर्ड शायद एक आदमी का नज़रिया हो तो 60,500 61,000 भी शायद मिल सकता है। चांदी पर बीरेन सर क्या लग रहा है? चांदी की भी गिरावट काफी कम हो गई, आपसे बात करते करते लगातार रिकवरी है और दिन के हाई पर अभी ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पर 58,900 के आसपास है, मामूली कमजोरी है। क्या चांदी अब ग्रीन में आने वाला है और खरीद ले अभी करंट लेवल पर? मेरा जो बाइक था वो 58,000 का है। आप क्या सलाह दे रहे हैं करंट लेवल पे? चांदी अच्छी रिकवरी, शार्प रिकवरी दिख रही है फिलहाल। एक क्वेश्चन मुझे सर। जी जी रवि जी, आपसे ही। ओके, थैंक यू। हाँ, बेसिकली मुझे भी लग रहा है, जैसे आगे बात हुई, मुझे भी लग रहा है कि एक अच्छी रिकवरी वहां पे दिखनी चाहिए। मॉर्निंग में थोड़ा डाउन साइड था, उसका बेसिक रीजन था क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लोअर लेवल से जो रिकवरी आई थी 10450 से 10528 तक, तो ये सबसे बड़ा हर्डल था। इस हिसाब से आज एक अच्छे गैप डाउन लेवल वहां पे मिले। मेरे हिसाब से 58,700 पे मेरी रिकमेंडेशन इंट्राडे के लिए बाइंग की रहेगी। डाउन साइड आप स्टॉप लॉस 58,310 का लगाए। मुझे लग रहा है इंट्राडे में 59,350 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। यूएस ओपनिंग के बाद मुझे लग रहा है कि एक और रिकवरी का दौर आपको सिल्वर एंड गोल्ड दोनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, मेरे हिसाब से सेकंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम आपको मेटल्स एंड बुलियन में देखने को मिल सकता है। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो अब नया अनुमान आया है, उनको लग रहा है कि जिस तरह से इलेक्ट्रिक कॉस्ट, गैस के कॉस्ट तेज़ी से बढ़े हैं दुनिया भर में, उससे अब फोकस ऑफ ऑयल पे बढ़ेगा। क्या इससे यहाँ पर तेज़ी वापस से लौटेगी? बीरेन सर, आपको लग रहा है ब्रेंट क्रूड वापस से ऊपर $100 के ऊपर जाएगा अब? $100 बड़ी बात नहीं है। यहाँ से $4-5 बढ़ेगा तो $100 आ सकता है। इसकी जो चाल रही है खास करके पिछले 3 महीने में, वो बड़ी अजीब सी रही है। क्रैश एंड बर्न जिसको बोलते हैं, जिसे 136 137 से गिर के ये अभी 96 है। नाइमेक्स क्रूड 135 था जो अभी 92 के आसपास है। तो ये ऑलमोस्ट 30% का डाउनफॉल है बेस क्रूड में। गैसोलीन मार्केट काफी कमजोर है, वो ऑलमोस्ट 35-38% डाउन है। रिटेल फ्यूल प्राइस जिसको कहेंगे अमेरिका में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्रैश एंड बर्न शायद जारी रहेगा। मींस मार्केट 200 रुपया बढ़े 300 गिरे, वापस 200 बढ़े 300 गिरे, धीरे धीरे करके शायद 7,000 के आसपास आ जाए। ओके, आपको क्या लग रहा है रवि जी? आप क्या सलाह दे रहे हैं क्रूड में आज? जरूर से क्रूड में थोड़ा आज के दिन जिस हिसाब से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट है, शायद वहां पे लग रहा है कि एक सपोर्ट आपको सेंटिमेंट देखने को मिले। हालांकि अपर साइड में कैप मान रहा हूँ, पर्टिकुलर जो क्रूड फंसा है वो डिमांड एंड सप्लाई के बिटवीन फंसा है। जब प्राइसेस में देखे तो लोअर लेवल थे, तब रिसेशन की जो चिंताएं थी यूएस मार्केट से एंड जो हार्ड पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन थी, वहां से थोड़ा बहुत हम बाहर निकले तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत $100 तक की रिकवरी ब्रेंट में, साथ में WTI में भी 94, 80, 95 तक के लेवल की रिकवरी आपको उसमें देखने को मिले। अब स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक बात करें तो 2 स्ट्रेटेजीज में बनाई जा सकती है। पहले जो फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं वो 7350 के करीब क्रूड में बाई के अपॉर्चुनिटी के दौर पे देख सकते हैं। स्टॉप लॉस 7200 का लगाए और अपर साइड मेरा मानना है कि जो टारगेट है वो आपको 7500 तक के दिख जाएंगे। जो लोग थोड़ा बहुत सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो 7400 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। डाउन साइड 180 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है कॉल ऑप्शन आपको 350 तक के लेवल दिखा सकता है। तो सेफ ट्रेडर्स आई थिंक वहां पे ऑप्शन वाइज स्ट्रेटेजी में प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी अनसर्टेनिटी ओवरनाइट काफी है, तो वहां पे कॉल ऑप्शन से काम करे वो अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों की स्ट्रेटजी रवि जी की तरफ से है। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 7500 के टारगेट के साथ
आप 7200 का पहले स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, फिर बाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहते हैं तो फिर 7400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ कई दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आ चुके हैं। पहले दर्शक है इसके बंसल है ग्वालियर से, एल्युमिनियम में जाना चाह रहे हैं कि आज क्या करना चाहिए। बीरेन सर, क्या लग रहा है आज मेटल में वापस से खरीदारी लौट रही है? हालांकि शुरुआती कारोबार काफ़ी सुस्ती भरा था, लेकिन अब अच्छी तेजी है सभी मेटल में, लेड को अगर छोड़ दे तो एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए आज शाम के लिए? यहाँ से और 2-3 रुपये बढ़ सकता है। प्रोबेबली हम इसको 219 या 220 तक शायद देखेंगे। ये बेसिकली ये शॉर्ट कवरिंग का मामला है, स्पेशली चाइना में। चाइनीज मेटल्स फ्यूचर्स जो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, उसकी ये शॉर्ट कवरिंग है। इसमें मैं फंडामेंटली कोई बड़ी तेजी नहीं देख रहा हूँ, बट फिर भी कल के सीपीआई का डेटा और चाइनीज इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सपोर्टिव जरूर रहा था, तो ये शॉर्ट कवरिंग बाउंस है। अब एल्युमिनियम पर आपका व्यू क्या है रवि जी? क्या लग रहा है? एल्युमिनियम 217 के ऊपर है, करंट लेवल पर क्या सलाह दे रहे हैं फिलहाल? रवि जी, आपका ऑडियो म्यूट है। एक शॉर्ट कवरिंग के ट्रेड के लिए मेरी एल्यूमिनियम में बाइंग की सलाह रहेगी। लेवल स्पेसिफिक 217 के करीब काफी सुबह से एक 50 पैसे के रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। अब स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक 216.80 के करीब एक बार बाई के अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। 215 का स्टॉप लॉस एंड अपर साइड मेरा मानना है कि इवनिंग तक 220 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो एक लिमिटेड अपसाइड के लिए स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे काम कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद ये जो वीक डॉलर है एंड जो अभी रिसेशन का खतरा थोड़ा टला है, जो भी पॉलिसी का जो टाइटनेस का भी थोड़ा बहुत डर कम हुआ है, तो इससे तो रिस्क ऑन एसेट क्लास में अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे मेटल्स में भी मेरा मानना है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव रह सकते हैं। ओके, चलिए एक और काउंटर आज एग्री में है, काफ़ी कमज़ोर होता दिख रहा है, आज भी गिरावट है, 0.25% नीचे है। टर्मरिक 6,900 तक फिसल गया है भाव। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता है, मसाला ट्रेडर हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पूनम जी, क्या हो रहा है? टर्मरिक में काफ़ी गिरावट दिख रही है, हल्दी में। क्या ये गिरावट और आगे बढ़ेगी और कितनी गिरावट और आ सकती है? ग्राउंड पर क्या स्थिति है टर्मरिक को लेकर? असली में अभी तक फ्यूचर मार्केट और हाजिर में काफी गैपिंग चल रही थी। जो 600-700 रुपए की गैपिंग चल रही थी, वो मतलब कभी भी डेंजर था, कभी भी गिरने के चांसेस काफी थे, क्योंकि मतलब अभी इस साल हाजिर में डिमांड बहुत ही कमजोर है 2-3 महीने से। एक्सपोर्ट भी जितना सेटिस्फैक्ट्री नहीं जा रहा है उसको लगते हुए, और डोमेस्टिक डिमांड इतना कम रहने से, और जो गैप फिलिंग जो होना था वो गैप फिलिंग हुई है, परंतु अब लगता है कि यहाँ पे बाजार रुक जाएगा। उल्टा यहाँ से 100-200 रुपए बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। सामने त्योहारिक डिमांड भी निकलेगी, या 8-10 रोज के बाद त्योहारिक डिमांड निकल जाती है, और जो कंटिन्यूस ये डिमांड फरवरी तक चलती रहे, फरवरी मार्च तक चलती रहती है, तो लगता है अभी तो हल्दी की जो मंदी थी वो खत्म हो गई है। अब यहाँ से धीरे धीरे कुछ न कुछ मार्केट बढ़ते ही रहेगा, ऐसा लगता है कि यहाँ से हल्दी की मंदी खत्म हो गई है। पूनम चंद जी को लगता है कि यहाँ से हल्दी में तेजी ही दिखेगी। सर, आप हाजिर और वायदा के भाव के फर्क को लेकर कह रहे थे, कई सारे ट्रेडर आते हैं, पार्टिसिपेंट्स आते हैं, उनका यही कहना है, तो भाव आप एडवाइजरी कमेटी में हैं, इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। सर, आप लोग क्या सलाह नहीं दे रहे हैं कि इतना भाव में तालमेल क्यों नहीं है वायदा में और हाजिर में? क्या वजह है उसका? मेन वजह क्या ये होगा, सभी इस साल जो शायद जो बरसात काफी अधिक हुई थी, तो क्वालिटी का जो वेरिएशन है बहुत ज्यादा हो गया था। नीचे में 7,000 रुपए बिक रही थी, ऊपर में 8,500 तक भी बिक रहा था। और आदमी आजकल हर व्यापारी चाहता है कि मुझे अच्छे से अच्छा माल मिले जिसको मैं बेचने में और बेच सकूं। इसके वजह से जो एनसीडेक्स में हाजिर में भाव आ रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, परंतु भाव सही थे, वैसे कंफ्यूज था। इसलिए मेन जो गैप फीलिंग था वो पूरा नहीं हो सक रहा था। और अब क्या है, अन सीजन जैसे जो किसानी माल की आवक तो कम हो गई है, अब जो व्यापारियों का माल निकल रहा है वो बाजार भाव बिक नहीं रहा है, इसलिए धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया था, और अब जो गैप फीलिंग सोच रहे थे वो पूरी हो गई है। सर,
कोरिएंडर और जीरा, यहाँ इन दोनों में क्या लग रहा है, धनिया और जीरे में यहाँ पर आगे किस तरह के माहौल लग रहे हैं? यहाँ पर जो तेज़ी थी ये बनी रहेगी हल्दी के मुकाबले? हालांकि यहाँ पे इस तरह की गिरावट नहीं आई है, जीरा तो अभी भी काफ़ी मजबूत है। क्या लग रहा है यहाँ से, क्या दिख रहा है इन दोनों काउंटर में? कोरिएंडर और जीरे का भी भविष्य पहले से काफी अच्छा। ओके ओके, यानी जी जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हेलो। हाँ सर बताइए, आप कोरिएंडर और जीरे पर बोल रहे थे कि इनका भविष्य काफी अच्छा है। कोरिएंडर और जीरे का भी भविष्य काफी अच्छा है, क्योंकि एक्सपोर्ट की गिराकी भी अच्छी है और इस साल बरसात, बेमौसमी बरसात मतलब काफी जगह पे आ रही है, मतलब उसके लगते हुए दिखता है दोनों का भविष्य अच्छा ही रहेगा। चलिए, यानी कोरिएंडर और जीरे के लिए भी लग रहा है कि तेजी का माहौल बना रहेगा, और हल्दी की जो मंदी थी वो पूनम चंद गुप्ता जी को लगता है कि अब खत्म होने वाली है, यहाँ से तेजी दिखेगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए वापस से अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। एक दर्शक, हालांकि इन्होंने नाम नहीं भेजा है, लेकिन कॉटन केक पर इनका सवाल था कि सितंबर में कॉटन केक में तेजी या मंदी दिख रही है। बीरेन सर, क्या लग रहा है आपको कॉटन केक में? पर्टिकुलर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी तेजी यहाँ से आनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल काफी मजबूत है, और ये लास्ट कॉन्ट्रैक्ट है करंट सीजन का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस री रेटिंग थोड़ा होना चाहिए। चलिए, अब अगले दर्शक है अभिषेक यशवंत है दिल्ली से। नेचुरल गैस, इन्होंने 700 स्ट्राइक की कॉल खरीद रखी है, अब जानना चाह रहे क्या करें, फंसे हुए हैं, क्या करें रवि जी? अभी तो रुके, लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी ये कॉल में देखने को मिली है। अगर आप थोड़ा बहुत नीचे आए प्राइजेस तो एवरेज के लिए भी बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपका लेवल पता नहीं, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि आज इवनिंग में एक अच्छी रिकवरी जो अभी है, तो वहां पे जो नेचुरल गैस वाइज मुझे लग रहा है 650 से 690 तक की रिकवरी वहां पे दिखनी चाहिए। मींस के जो आपका कॉल ऑप्शन है उसमें शायद आगे जाके 35 से 40 तक के लेवल दिखने चाहिए, तो शायद आपने यही रेंज पे लिया होगा, क्योंकि आपने हायर रेंज पे लिया है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार आपकी कॉस्ट के करीब प्राइसेस आ जाए तो वहां पे एक बार एग्जिट कर ले, बट लेवल स्पेसिफिक मुझे 35 से 40 तक के लेवल इवनिंग तक नेचुरल गैस के 700 के कॉल ऑप्शन में दिख रहे हैं। ओके, चलिए अब कृष्ण हैं दिल्ली से, अगले कॉलर हैं। कॉपर में क्या करना चाहिए जान रहे हैं। बीरेन सर, कॉपर में क्या सलाह देंगे कृष्ण को? कॉपर में करीबन मार्केट काफी ओवरशूट हुआ 630 से 680 तक, तो यहाँ मुझे शॉर्ट टर्म चार्ट्स में ये थोड़ा ओवरबॉट लग रहा है। कहीं 661 662 के आसपास टेम्पररी टाइट स्टॉप लॉस से मैं बाइंग करूंगा। 655 का टाइट स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ मुझे इंटरमीडिएट ट्रेंड मंदी का लग रहा है। ये तेजी मुझे थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की लग रही है, तो ये तेजी को मैं चेज करना नहीं चाहता हूँ। अगले दर्शक है हमारे साथ हीरा लाल है राजसमंद से। चांदी और नेचुरल गैस में मौजूदा भाव पर क्या करना चाहिए? रवि जी सलाह दीजिए इनको, करंट लेवल पे क्या करें चांदी में और नेचुरल गैस में? चांदी में 58,700 के करीब बाय का पोजीशन इनिशिएट करें, 58,310 का स्टॉप लॉस एंड अपर साइड 59,350 तक के लेवल्स आपको आज इवनिंग तक देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी खरीद की सलाह चांदी में रहेगी। वही नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी ट्रेडिंग एक्टिविटीज है एंड जो वोलेटिलिटी है, तो आप ऑप्शन का प्ले वहां पे रखें। ऑप्शन में जिस हिसाब से अभी बात हो रही थी 700 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन है, आप ये लेवल पे बाय कर ले। डाउन साइड आप स्टॉप लॉस 18 का लगा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये कॉल ऑप्शन में इवनिंग तक 30-40 तक के लेवल्स दिखने चाहिए, तो वहां पे आप बाय कर सकते हैं। बट कॉल ऑप्शन से मुझे लग रहा है कि एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। डायरेक्ट फ्यूचर आपको अप्रोच करना है तो उसके लेवल में बता देता हूँ, 670 के करीब बाय, 665 का स्टॉप लॉस और 685 तक के लेवल आपको नेचुरल गैस में दिख जाएंगे। तो दोनों में खरीद की सलाह है, हालांकि नेचुरल गैस में एडवाइस रहेगी कि कॉल ऑप्शन से काम करें। ओके, अगले दर्शक है महेश हैं हैदराबाद से। गोल्ड इन्होंने एक लॉट 52,260 रुपए में शॉर्ट कर रखा है, आगे कैसा रहेगा क्या लग रहा है रवि जी? 52,260 रुपए पे शॉर्ट पोजीशन है।
अभी आपके कोस्ट के 100 रुपीज शायद आउट द मनी चल रहा है। आई थिंक वहां पे 52,300 के करीब एक बार प्राइसेस आते हैं तो एक बार एग्जिट हो जाना एक बेटर स्ट्रेटेजी हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इवनिंग में एक अच्छी रिकवरी वहां पे देखनी चाहिए। तो 300 के करीब 40 पॉइंट का आपका लॉस होगा, बट वहां पे लॉस बुक कर एग्जिट करते मुझे लग रहा है कि इवनिंग में 50,500 तक के लेवल शायद गोल्ड दिखा सकता है। तो लॉस कम है आपका, इतना ज्यादा आउट द मनी नहीं है, तो 300 के करीब आप एक बार एग्जिट का कॉल ले सकते हैं। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ मयंक गुप्ता हैं यूपी से। ये जानना चाह रहे हैं कि आज शाम के लिए किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। कोई बेहतर ट्रेडिंग रणनीति आपके पास है क्या बीरेन सर? नहीं, ये चांस का बाजार है। इसमें अगर एडवांस में मुझे पता होता तो मैं ही कर लेता। ये इट्स ए प्योर चांस ट्रेड। तो एडवांस में कभी कोई ट्रेड बेहतर होगा या खराब होगा वो नहीं पता चलता। ओके, आज के लिए कोई ट्रेड लेना चाह रहा है, आप सलाह देंगे रवि जी इनको, मयंक को? हाँ, ट्रेड की सलाह दे सकते हैं हम डायरेक्टली। सिल्वर में ऑलरेडी हमने आगे जब क्वेश्चन था यही मेरा टॉप पिक था। 58,700 पे मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया था 58,310 के स्टॉप लॉस के साथ, एंड 59,350 तक के टारगेट में इसमें सलाह दे रहा हूँ। जिंक में मेरी सलाह है कि वहां पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और आ सकता है, क्योंकि ये कमोडिटीज में पर्टिकुलर एक तो इन्वेंट्री के ज्यादा कंसर्न नहीं है, एंड ये कमोडिटीज में जैसे चाइना का कनेक्शन ज्यादा होने की वजह से, चाइनीज रियल एस्टेट के साथ ज्यादा कनेक्शन होने की वजह से वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग मुझे अच्छा दिख रहा है। 321 के करीब मेरी बाई की सलाह रहेगी, 325 का टारगेट और 319.10 का स्टॉप लॉस। तो मेरी दो स्ट्रेटेजी इवनिंग के लिए रहेगी, सिल्वर एंड जिंक दोनों में बाई की सलाह। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। रुपेश हैं बिहार से। क्रूड में क्या करना चाहिए? बीरेन सर क्या सलाह देंगे क्रूड में आज? क्रूड में चांस ट्रेड में मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा 7,350 के आसपास। 7,420 7,420 का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट प्राइस करीबन 7,050 का रहेगा। ओके, चलिए अगले दर्शक भी इवन क्रूड पर ही है। गुगले हैं महाराष्ट्र से। रवि जी आपसे सवाल है, 3 लॉट क्रूड इन्होंने खरीदा है 7,275 रुपए में, अच्छा मुनाफा हो रहा है, तेजी में है। 5 लॉट अगस्त नेचुरल गैस भी खरीदा है 657 में, यहाँ भी अच्छा मुनाफा है। क्या करना चाहिए? मुनाफा घर ले जाएं या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपने बाइंग लेवल के ऊपर बढ़ा दे अब स्टॉप लॉस को? जरूर से मुनाफा ले लेना चाहिए, एंड 50% आप मुनाफा वसूली कर लें दोनों पोजीशन में। 3 लॉट में नेचुरल गैस, वहीं 2 लॉट क्रूड में, ये लेवल पे आप नफा वसूली कर ले। रेस्ट जो पोजीशन आपकी बचती है उसमें 7,340 का स्टॉप लॉस आप क्रूड में, वहीं 665 का स्टॉप लॉस आप नेचुरल गैस में रख के आपकी पोजीशन एक्सटेंड कर सकते हैं। टारगेट मेरा 7,450 का रहेगा जो आपका पार्शियल पोजीशन यहाँ से बचता है, एंड नेचुरल गैस का 685 का टारगेट रहेगा। वहां पे आप 100% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट प्रॉफिट आ रहा है, मुनाफा आ रहा है, तो 50% जितना मुनाफा आप बुक कर लेना चाहिए, और 50% जो पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। यानी 50% अभी बुक कर ले, और 50% जो टारगेट दे रहे हैं रवि जी 7450 क्रूड के लिए और 685 रुपया नेचुरल गैस, उसके लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन वो भी होल्ड तभी करे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ करे, अपने बाइंग लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रखे, ताकि जो मुनाफा आया हुआ है वो ना जाए। रमेश पटेल हैं अहमदाबाद से। सिल्वर मिनी 3 लॉट है इनके पास, 59,200 रुपये पे बाई किया है। 10 दिन का टारगेट क्या होगा? बीरेन सर आपके फॉलोअर है, आपसे ही सवाल जानना चाह रहे हैं। सिल्वर मिनी 3 लॉट 59,200 की बाइंग है। फिलहाल होल्ड करना चाहिए। शायद 10 दिन का टारगेट है तो उनको 60,000 तक का प्राइस शायद मिल जाए। ओके, चलिए फटाफट से अब कुछ और सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक का सवाल है, कॉपर पर है। नाम इन्होंने अमरनाथ है, मुजफ्फरपुर बिहार से। कॉपर में क्या लग रहा है रवि जी? कॉपर में थोड़ा कन्विक्शन मेटल कॉम्प्लेक्स में कम है, क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री का एंड सप्लाई का थोड़ा कंसर्न आ जाता है जब प्राइसेस बढ़ते हैं। पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अगर आपको बनानी है तो मेरे हिसाब से बाय करके चलना चाहिए। 677 के करीब बाय का पोजीशन इनिशिएट करें, 672 का स्टॉप लॉस, एंड अपर साइड मेरा मानना है एक लिमिटेड अपसाइड 685 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। वहां पे एक बार मुनाफा वसूल करके एक बार साइडलाइन हो जाना ठीक रहेगा। ओके सर, अभिषेक यशवंत जो दिल्ली से है, रवि जी ये वापस से पूछ रहे हैं कि 700 कॉल के स्ट्राइक प्राइस जो है वो 71 रुपये के पास इनका कॉस्टिंग है। क्या करना चाहिए इनको? निकल जाए 685 जब आए तो क्या करें, या होल्ड करें? इनके ऊपर जाएगा भाव?
नहीं, इतना ज्यादा प्राइस आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आपके प्राइस से ऑलरेडी 1/3 प्राइसेस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर कॉल स्पेसिफिक आपको 45 50 तक के भी लेवल मिल जाए इसके, तो वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। आपकी कोस्ट के लिए वेट ना करें। मुझे नहीं लग रहा है कि आपकी कोस्ट आएगी, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आप 18 का स्ट्रिक्ट लगा दे ये ऑप्शन पे, और 50 तक के लेवल आए तो वहां पे एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर ले। तो ये सलाह है आपके लिए यशवंत जी। शुक्रिया रवि जी आपका, वीरेंद्र सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के जितना संभव हो सका सवालों के जवाब दिए। कई दर्शकों के सवाल रह गए हैं, कोशिश करेंगे अगले शो में लेने की कोशिश करें। हालांकि कल हमारा स्पेशल शो है जो इंडिपेंडेंस डे के स्पेशल पे हम कर रहे हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।